हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर हम परावर्तन के नियम देख चुके हैं किसी समतल दर्पण के लिए। आज हम गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम देखते हुए उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ तक तो हम पिछले टर्न पर भी बता ही चुके कि भाई ये जो गोलीय दर्पण होते हैं इसमें परावर्तक पृष्ठ सीधा नहीं होता बल्कि में एक वक्र रेखा की तरह होता है। ठीक है जी। और ये भी आपको बताया था कि जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, अंदर का मतलब समझ रहे हैं, इसका केंद्र की तरफ बनेगा इस तरफ, तो परावर्तन किस तरह से होगा, इस तरीके से। जबकि इसमें ये तो पॉलिश हो रही है तो इधर तो परावर्तन होगा नहीं, पॉलिश के अगेंस्ट अपोजिट में परावर्तन आपका होगा। ठीक है जी। तो ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वो मैं पिछली बार भी बताया था आपको, कार का जो साइड मिरर होता है या किसी हॉस्पिटल या मॉल के बाहर इस तरह के सड़क पार करते वक्त गाड़ियों के लिए मिरर लगाए जाते हैं, उस वो तो उत्तल दर्पण का उपयोग है। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग में क्या है, कार की हेडलाइट और टॉर्च की जो बल्ब लगा होता है उसके पीछे का जो दर्पण, गोलीय दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण होता है। साथ ही ये सोलर कुकर होता है जिसमें गर्मी, सूरज की गर्मी से हम खाना बनाते हैं, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम उसको डिटेल में सीखते हैं कि गोलीय दर्पण के अलग कि उसका ध्रुव क्या है, उसका वक्रता केंद्र क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। हाँ भाई ठीक है कि भाई हमने मान लीजिए एक दर्पण बना लिया, ये गोलीय दर्पण, तो ये तो एक आर्क है, यानी किसी वृत्त का छोटा सा हिस्सा है। इसको आप काल्पनिक तौर पर भी तो बड़ा कर सकते हैं ना, समझ रहे मेरी बात। अब खोखला गोला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बोर्ड पे तो आप भी समझते हैं द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल संभावनाएं रहती हैं किसी चीज को चित्र बनाने की। पर वैसे देखा जाए यदि त्रिविमीय यानी किसी स्पेस की बात करें हम, तो वहां पर तो तीनों दिशाएं संभव होती हैं, तो वहां पे वृत्त नहीं बनेगा। मतलब त्रिविम में तो वो क्या होगा, एक खोखला गोला ही होगा। तो मैं वाकई में सही बात है, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो गोला तो त्रिविमीय की बात कर रहा है। आज आप मेरी तस्वीर है आपके लैपटॉप में देख पा रहे होंगे, तो वो क्या है, 2D। ठीक है। पर आप साक्षात मेरे सामने आ जाओ तो फिर आपको मेरी गहराई भी दिखेगी, समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो त्रिविमीय हो जाता है। ठीक है। तो टीवी वगैरह देख रहे हैं तो वो 2D, क्योंकि वहां पे आप सिर्फ लंबाई चौड़ाई देख पा रहे हैं। त्रिविमीय में आपको गहराई का भी एहसास हो जाता है। तो एक वक्रीय परावर्तक पृष्ठ है, यदि उसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहां पे बोर्ड पे तो वो आपको वृत्त जैसा दिखेगा, पर यदि बोर्ड के बाहर देखेंगे, स्पेस में देखेंगे, किसी स्थान में देखेंगे, तो वो त्रिविमीय किसी खोखले गोले का हिस्सा होगा। एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई वृत्त या खोखले गोले का हिस्सा होगा, तो उस वृत्त का कोई केंद्र भी होगा, उस वृत्त की कोई त्रिज्या भी होगी, वो सब अब हम सीखते जाएंगे। ठीक। तो उस परावर्तक पृष्ठ को हमने पूरा कर लिया। पूरा करने पर उसका कोई केंद्र बनेगा जो उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। साथ ही जिस हिस्से में परावर्तक पृष्ठ है, मैं सिर्फ उसी हिस्से की बात कर रहा हूं जिसमें कि पॉलिश हो रखी है, उसका जो केंद्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव, पी से दिखाएंगे। ये मैं आपको फिर से यहां दिखाता हूं। तो सी क्या हो गया कि जो कांच का गोला बना, कैसे बना कि आपने वही परावर्तक पृष्ठ जो था, परावर्तक पृष्ठ को आगे की तरफ काल्पनिक तौर पे बढ़ा लिया, तो एक गोला बन गया। गोला बन गया तो उसका कोई केंद्र होगा, उस केंद्र को हम सी से दिखाएंगे आगे भी, इसको आप नोट करते जाएं। तो उस केंद्र को हम सी से दिखाएंगे, नाम क्या होगा, वक्रता केंद्र। क्योंकि अब हम समतल परावर्तक तो पढ़ नहीं रहे, अब तो हम गोलीय दर्पण पर पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये गोलीय परावर्तक जिस खोखले गोले का हिस्सा है, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको कि मैं सी से दिखाया करूंगा। ठीक। ध्रुव पी, ध्रुव को मैं पी से दिखाऊंगा। पी का मतलब क्या होता है, पोल। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखते जाएं। तो ध्रुव को मैं पी से दिखाऊंगा। वो क्या है कि भाई जिस हिस्से में हमारा ये गोलीय परावर्तक है, यानी जिसमें आपने पॉलिश कर रखी है, उस पॉलिश सरफेस का भी कोई केंद्र होगा। ठीक है जी। तो
क्या कर लेंगे, अरे भाई ये कोण बन रहा होगा, उस कोण का आप क्या करेंगे, समद्वि विभाजन कर लेंगे। 8वीं 9वीं में या 10वीं में आपने पढ़ा होगा कोण का समद्वि विभाजन हो जाता ना, तो कोण इधर का भी कोण वही है, इधर का ये कोण है, तो जो बीच की रेखा होगी वो एग्जैक्टली आपको ध्रुव पर काटेगी जाकर। ठीक है, तो ये सब एक कचड़ा में हटा रहा हूं, ये लीजिए। तो ध्रुव यानी कि P यानी सिर्फ इस आर्क का, यानी ये गोले का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका केंद्र होगा कुछ ना कुछ। केंद्र कैसे निकलेगा कि भाई हम ये दोनों को मिला देंगे परावर्तक जहां तक है, और फिर उसके कोण को जस्ट 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो कोण का समद्वि विभाजन करने पर जो रेखा निकलेगी बीच से वो इस परावर्तक को P बिंदु पे काटेगी, और P बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ये देखिए, ध्रुव को दिखाएंगे आगे P से, वक्रता केंद्र को दिखाएंगे C से। ठीक है जी। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, लिख लें आप, ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के सिर्फ परावर्तक पृष्ठ की बात करिए, मेरे को पूरे से कोई मतलब नहीं है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। अब एक बिंदु P मिल गया, एक बिंदु C मिल गया। अब इस PC को आप आगे भी, मतलब P और C को मिला लिया तो एक रेखा बन गई। उस रेखा को आगे पीछे दूर तक ले जाएं, मान लो इधर कहीं दूर तक ले आ रहे हैं आप, इसको D मान लिया, है ना, इसको आगे इधर कुछ M मान लिया, तो ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। कौन सा, वही D C P M को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको अब हम कहेंगे मुख्य अक्ष। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। तो एक हो गया आपका वक्रता केंद्र, एक हो गया आपका ध्रुव, और फिर हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो ये सब बेसिक चीजें, इन सबको आप नोट करते चलें, क्योंकि अब आगे फिर मैं बार बार तो परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, मैं तो बस C लिख दिया करूंगा, P लिख दिया करूंगा, या मुख्य अक्ष को मैं तो PC से भी दिखा दिया करूंगा। बढ़े आगे। अब अगली परिभाषा आ रही है दर्पण का द्वारक। तो इस गोले में जहां पे पॉलिश हो रही है, सिर्फ वही हिस्सा परावर्तन में हिस्सा भाग लेगा, तो उसको हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का वह हिस्सा जहां पर परावर्तन होता है, यानी जहां तक पॉलिश है, उसको हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। अब उसके बाद ये F, कैपिटल F, दो तरह के F दिख रहे होंगे आपको, एक तो इसमें ये कैपिटल बड़ा वाला F और एक ये छोटा वाला स्मॉल f। दोनों का अपना बहुत महत्व है। तो कैपिटल F चित्र में यहां दिख रहा है आपको, पहले आप एक बार परिभाषा पढ़ लें, फिर मैं परिभाषा पढ़ने के बाद आपको ये समझा देता हूं। तो कैपिटल F एक बिंदु है, ये देखिए मैंने बोर्ड पर साइड में भी लिखा है। कैपिटल F क्या है, एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है वो वहां भी लिख रहा है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु, यानी F जो है हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा, और ये वह बिंदु है जिस पर परावर्तित होने के बाद कौन सी रेखाएं, अरे भाई वो सारी प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी और गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं या एकत्रित होती हुई लगती हैं। इसको ध्यान से देखिए। तो जिस बिंदु पर वो आके मिलेंगी उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा थोड़ी सी उलट पुलट गई है, फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं वो सभी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आई है सब की सब, और परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो आप यहां से लिखें, ऊपर से नहीं, सभी प्रकाश किरणें जो किसके अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। इसलिए आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा कई बार टाइपिंग आगे पीछे हो जाता है। तो क्या लिखना है आपको, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो मुख्य अक्ष का वह बिंदु फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। कैपिटल F से हम उसको दिखाएंगे।
तो ये सारी प्रकाश किरणें थी, मिरर से आगे टकराई और टकराने के बाद सबकी सब किसी एक ही बिंदु पर आ गई हैं। तो F एक बिंदु है। अब क्या करा हमने, ध्रुव से F की दूरी ले ली। तो अब मैं दूरी की बात कर रहा हूं, तो ये दूरी ले ली अब हमने। तो P से लेके F की दूरी को अब हम बोलेंगे फोकस दूरी। तो छोटा f एक दूरी को बता रहा है, कहां से कहां तक की दूरी, ये वाली, ये P से F की ये है, ये दूरी को हम छोटा f से दिखाना है। अब उल्टा पुल्टा भी सच होगा भाई, इधर से आने वाली रेखाएं F पे आके मिली, या उल्टा समझें, यदि F पे कोई वस्तु रख देते तो F से रोशनी निकलती या किरणें निकलती, वो किरणें परावर्तन के पश्चात सारी की सारी समांतर हो जाती। यानी मैं कहना चाह रहा हूं, यदि ये सच है कि इधर से इधर आने वाला सच है, तो इसका उल्टा भी सच है कि जो इधर से जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकाश वाले चैप्टर में ऐसा होता है भाई, समांतर आई तो फोकस में मिल गई, यदि फोकस से चलेंगी तो सारी समांतर हो जाएंगी। तो उल्टा पुल्टा सच होगा, समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के तो फोकस में मिलेंगी, और फोकस से निकलेंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ध्रुव हो गया P, फोकस आपको बता ही दिया, फोकस दूरी हुई छोटा f, ये हो गया कैपिटल F। तो F एक बिंदु है मुख्य अक्ष पर, और स्मॉल f एक दूरी है, किसके बीच की दूरी, P से लेके F के बीच की दूरी। तो F एक दूरी है जो ध्रुव से लेके फोकस तक के बीच की दूरी। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और बातें बताएंगे। आप अपनी किताब का पेज खोले ही रखिए। तो आपको अपना प्रश्न संख्या 179 खोले रखिए। और अब हम आ रहे हैं 181 पर। तो अब 181 पर जो कुछ दिया हुआ है वो हम इस ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाते हैं। वक्रता त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, वो जो गोला हमने, समझ रहे हैं, ये गोला ही तो है, क्योंकि गोलीय दर्पण तो एक छोटा सा हिस्सा है, उसको पूरा कर देंगे तो गोला बन जाएगा। तो उसकी गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी। वो त्रिज्या क्या होगी, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी। तो जो दूरी PC है उसको हम त्रिज्या R से दिखा रहे हैं। फोकल दूरी के लिए हम छोटा वाला f इस्तेमाल कर ही चुके हैं। और तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, ये होता है। इसको याद रख लीजिए आप कि फोकस दूरी या फोकल दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है, किसकी वक्रता त्रिज्या, अरे भाई गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा था उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। उस त्रिज्या को आधा कर देंगे तो आपको फोकस दूरी या फोकल दूरी मिल जाती है। तो यहां पर संबंध फिर से दिखाया गया है, फोकल दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। उसके बाद हम कुछ अलग अलग नियम देखने जा रहे हैं जो बहुत काम के हैं, और इन नियम से ही हम वस्तु से उसका प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो नियम नंबर जो 1 है, और ये सब आपकी किताब में प्रश्न संख्या 181 पर दे रखे हैं। अब उनको देखिए। इसमें हम वही परावर्तन के, समतल दर्पण के परावर्तन के नियम लगा लेंगे। आइए, पहला नियम, वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है इसके फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण से परावर्तित होकर। इसका तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि ये तो फोकस की परिभाषा है। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले तो बात करिए अपन ने। तो फोकस की परिभाषा ही क्या है भाई, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर यदि किसी वस्तु को रख दें, कहां पे, F पर, तो उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी।
या फिर उल्टा पुल्टा क्या कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं या प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं उसको हम फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, उल्टा पुल्टा दोनों सच होगा। तो या तो मुख्य अक्ष के समांतर लिया हो तो वो फोकस में मिल जाएंगी, या वस्तु को फोकस पे रख दो तो वहां से किरणें निकलेंगी और गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर फिर समझा दूं, ये समांतर आई तो इधर चली गई, इसको हमने ऐसे दिखा दिया, इधर से इधर चली गई। अब उल्टा सोचें, भाई इधर से जाती तो परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती हैं। ये लीजिए उल्टा पुल्टा, वही तो मैं आपसे काफी देर से कह रहा हूं, उल्टा पुल्टा सच होता है। अब नियम नंबर 2 देखते हैं। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको ये समझाता जाता हूं। तो नियम नंबर 2 ये कह रहा है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें वापस से अपने ही पथ पर परावर्तित होकर लौट आती हैं। तो ऐसी सभी प्रकाश किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगी गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस अपने ही पथ पर लौट आती हैं। तो ये उल्टा पुल्टा वाली बात यहां भी है, भाई इधर से गई, परावर्तन हुआ और वापस से उसी रास्ते पर लौट आई। ये लीजिए, और होना भी था, आप भी जानते हैं, मैंने थोड़ी देर में बताया था ना, त्रिज्या ही तो है ये। तो त्रिज्या जो है वो आपकी अभिलंब का काम कर रही है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो त्रिज्या है वो ही अभिलंब का कार्य करती है। तो अब जब कोई प्रकाश किरण खुद उस अभिलंब या त्रिज्या के अनुदिश ही जा रही है तो कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। तो अभिलंब से जाने का जितना कोण होगा उतना ही लौटने का होगा। तो आने का कोण और जाने का कोण दोनों बराबर हैं। मैंने आपको बताया था, मेरा पहला वीडियो देख लें। ये अभिलंब हो गया, ठीक है, एन से दिखा दे रहा हूँ। इस पर आने वाली जो भी प्रकाश किरणें होंगी वापस से उसी रास्ते पर लौट जाएंगी। ये लीजिए, और आज हमारा गोलीय दर्पण में त्रिज्या ही उसका अभिलंब बन जाता है, इसलिए कुछ नया नहीं है, बस इसको आप ध्यान से सीखिए। इसके बाद हम नियम नंबर 3 देख रहे हैं। वो किताब में भले अलग ढंग से दिया हुआ है, पर वो उल्टा पुल्टा वाली चीज से हम सीख चुके हैं। तो नियम नंबर 3 में कुछ भी नया नहीं है, उल्टा पुल्टा वाली बात बताई दी थी। समांतर अक्ष से समांतर आएंगी तो फोकस से गुजरेंगी, यदि फोकस से गुजारोगे तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, उल्टा पुल्टा करके नियम एक जैसा ही है। तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है किसका, नियम 1 का। इसमें भी नया कुछ भी नहीं है। इसमें क्या लग गया, वही आने का कोण जब 0 है तो जाने का कोण भी 0 होगा। तो इसमें भी समतल दर्पण की परावर्तन के नियम लग गए। अब नियम 4 एक बार पढ़ लीजिए, उसको भी मैं आपको समझा दूं। तो नियम नंबर 4 कह रहा है कि ध्रुव पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होगी यानी गिरेगी आकर, तो वो मुख्य अक्ष के साथ वैसा ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित भी हो जाएगी। हाँ ठीक है जी, क्योंकि मुख्य अक्ष पर P से C की दूरी भी अपने आप में एक त्रिज्या है, और त्रिज्या ही किसका काम कर रही है, अभिलंब का काम कर रही है। तो अक्ष भी एक तरह से अभिलंब का ही कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या है, आने का कोण बराबर जाने का कोण, ये लग गया। तो वही बात हम कहना चाह रहे। तो नया तो क्या, अभी भी कुछ भी नहीं है। तो सारी की सारी जितनी भी चीजें थी, ये चारों नियम थे, उसमें क्या था भाई, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। अभिलंब से देख लो, अभिलंब कौन है, त्रिज्या है गोलीय दर्पण में। और दूसरी बात क्या थी, फोकस की परिभाषा। ये समांतर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी, या फिर किसी वस्तु को आप फोकस पर रख दोगे तो वहां से निकली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। इतनी सी बात है बस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं किसी भी वस्तु के, उन सबको हम सीखेंगे।
तो ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने बताया है वो पेज नंबर 182 पे था। तो ये सब पेज नंबर 182 का चित्र 10.6। तो चित्र 10.6 मैंने आपको सिखाया। और ये सब अवतल दर्पण थे, जितने भी दिखाए थे आपको क्या थे, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी सारी परिभाषाएं लगेंगी। तो उत्तल दर्पण में भी बस परावर्तक पृष्ठ बदल जाएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन गोले के अंदर की तरफ, सॉरी, उत्तल दर्पण में गोले के बाहर की तरफ से होगा। अवतल में गोले के अंदर की तरफ से होता है और उत्तल में बाहर से की तरफ से होगा। तो मैं कोई सा भी एग्जांपल ले लेता हूं उत्तल दर्पण का, जो आपके फिगर 10.6 में दे रखा है। तो चित्र संख्या 10.6, इसमें मान लीजिए बी वाला ही चित्र ले रहा हूं। तो उसमें क्या दिखाया आपको कि भाई ये उत्तल दर्पण है, जिसमें जो पॉलिशिंग है वो तो अंदर की तरफ हो रही है, ठीक है। ये अनुमानतः एक ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि किसी त्रिज्या के अनुदिश उन्होंने किसी प्रकाश को भेजा। तो किसी त्रिज्या के अनुदिश किसी प्रकाश को भेजेंगे तो त्रिज्या किसका काम कर रही है, अभिलंब का। तो यही अभिलंब है और यही आपकी क्या है, त्रिज्या है ना। तो आने का कोण भी 0 डिग्री, तो जाने का कोण भी 0 डिग्री हो, तो वो जिस रास्ते पे आई है उसी पे चली जाएगी। तो इसमें जो बी वाला आपको चित्र बनाया है उसमें दोनों कोण बराबर कितने, बराबर 0 डिग्री। तो ये तो हमने अवतल दर्पण में भी देखा था कि त्रिज्या के अनुदिश जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो त्रिज्या के अनुदिश ही लौट जाती है। देखिए अवतल दर्पण में दर्पण के अंदर की तरफ होता है परावर्तन, इसमें दर्पण के बाहर हो जाता है। समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉलिश हो रही है, इधर तो आएगी नहीं। पॉलिश करी इसलिए, पॉलिश ही तो परावर्तन के लिए जिम्मेदार है। यदि आज ये पॉलिश नहीं होती तो ये तो फिर अंदर एंटर कर जाती लाइट। इसीलिए आप अपनी खिड़की में जो कांच लगाते हैं और मेकअप या सजने के लिए जो कांच लगाते हैं, दोनों में फर्क होता है, ठीक है बच्चों। तो आप खिड़की वगैरह में जो कांच लगाते हैं वो तो आर पार हो जाता है ना, पारदर्शी होता है, उसमें थोड़ी परावर्तन होता है। जबकि आप किसी शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो बढ़िया सज के जाते हैं, तो वो जो जिस मिरर में देखते हैं वो मिरर में आपके क्या परावर्तन के नियम लग रहे हैं, और उस मिरर में आपके क्या हो रहा है, ये पॉलिशिंग कर दे रहे हैं आप सब, ठीक है जी। तो पॉलिशिंग कर देते हैं, तो जिधर पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट साइड में, उसके विपरीत दिशा में परावर्तन होता है। तो आप ये सारे नियम तब तक याद कीजिएगा, इन नियमों को याद करके अप्लाई करिएगा। फिर इनसे हम जो आपके सेक्शन दे रखा है ना कि किस तरीके से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, वो हम आपको कल की क्लास में समझेंगे। तो कल जैसे क्या कराएंगे कि ये वाला जो चित्र है ना आपके, उसमें भी दे रखा है, कहाँ पे, पेज नंबर 183 पर। तो 183 पर वस्तुओं को अलग अलग जगहों पर रखेंगे, कभी ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, या फोकस पे रख देंगे, या वक्रता केंद्र के भी परे रख देंगे। ये सब हम आपको सिखाएंगे और वो सब आपके दे रखे हैं पृष्ठ संख्या 183 पर। तो पृष्ठ संख्या 183 पर आपको क्या लगाना है, ये जो जितने भी आपको सिखाए हैं इनको अपन प्रयोग करके देखेंगे वहां पर, ठीक है। तो आज बस इतना ही। ये सब आपके टर्म 1 का सिलेबस था जो कि 90 मिनट का होगा, और उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 4 आपको विकल्प दिएंगे, उसमें कोई सा भी एक आपको टिक करना होगा, उसके तहत पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।